तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। इसका दूसरा नाम और भी होता है, उसको बोलते हैं यूरोपाइसिस। जैसे एरिथ्रोपाइसिस होता है वैसे यूरोपाइसिस भी इसको कहा जाता है। तो इसमें जो फॉर्मेशन होता है यूरिन का, उसके लिए सबसे पहले हमको समझना ये ज़रूरी है कि नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये तो आपको सबको पता ही है, मैं इसके पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि नेफ्रॉन जो होती है वो इसकी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है। किसकी? किडनी की। अब इस नेफ्रॉन में जो पार्ट होते हैं वो पार्ट होते हैं, सबसे पहले होता है उसके अंदर वोमेंस कैप्सूल, फिर इसके अंदर होता है पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, उसमें असेंडिंग लूप और डिसेंडिंग लूप होता है, और इसके बाद होती है डीसीटी, और इसके बाद होती है कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ समझने की सबसे बड़ी बात यह है कि इसी ट्यूब के अंदर कुछ चीज़ों का फिल्ट्रेशन होता है, कुछ चीज़ों का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, कुछ चीज़ का रीअब्जॉर्प्शन होता है। कैसे होता है? तो उसके लिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ फिज़िकल केमिस्ट्री के कुछ प्रिंसिपल्स काम करते हैं। जैसे आपने ऑस्मोसिस के बारे में सुना होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में सुना होगा, एक्टिव एब्जॉर्प्शन के बारे में सुना होगा, और परमिएबिलिटी के बारे में सुना होगा, और इसके अलावा एक होता है डिफ्यूज़न। तो यहाँ जो बेसिक जो प्रिंसिपल काम करते हैं वो 4 प्रिंसिपल काम करते हैं: ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, और उसके बाद परमिएबिलिटी। ये आप क्या होता है इसके बारे में आप सबको पता ही है। यहाँ पर ये सारे काम करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको सिलसिलेवार इसका बताता हूँ। हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में 3 प्रोसेस होती हैं। पहली होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरी होती है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, फिर इसके बाद तीसरी होती है ट्यूबुलर सीक्रेशन। इनमें होता क्या है? सबसे पहले जैसा कि नाम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में सब कुछ छन जाता है, केवल छोड़ के ब्लड की सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन, ये छूट जाता है, बाकी सब फिल्टर हो जाता है। और ये फिल्टर होके चला जाता है बोमेंस कैप्सूल के थ्रू आगे कहाँ जाता है तो आपको पता ही है। अब यहाँ होता क्या है कि सबसे पहले हम बात करेंगे वोमेंस कैप्सूल के अंदर जो लेयर होती है, बहुत सेंसिटिव लेयर होती है इसके अंदर। अब इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक वो पार्ट जो ग्लोमेरुलस बनाता है। ग्लोमेरुलस मतलब जो अफरेंट आर्टियोल और एफरेंट आर्टियोल के बीच में जो छन्नी बनती है, वो छन्नी बनाता है। अब इस छन्नी का जो से फिल्ट्रेशन होके जो पीसीटी में आता है या बोमेंस कैप्सूल में आता है, इसके आने के लिए यहाँ पर भी एक छन्नी होती है। इस छन्नी के अंदर 5 लेयर होती हैं। सबसे जो पहली वाली लेयर होती है, फुट प्रोसेस होते हैं। फुट FOOT फुट प्रोसेस मतलब प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। फुट प्रोसेस बोलते हैं उनको, और इनका नाम होता है पोडोसाइट, PODOCYTE, पोडोसाइट। इसके बाद जो इसके नीचे लेयर होती है
हम ये अंदर से बाहर की तरफ बात कर रहे हैं, मतलब वोमेंस कैप्सूल के अंदर की तरफ से जो स्ट्रक्चर होते हैं वो सबसे पहली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं पोडोसाइट। दूसरी होती है लेमिना एक्सटर्ना। फिर इसके नीचे जो होती है बाहर की तरफ वो होती है लेमिना डेंसा। फिर इसके बाद चौथे नंबर की जो लेयर होती है इसके बाहर होती है उसको बोलते हैं लेमिना रारा इंटरना। फिर सबसे बाहर एक लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोथेलियल लेयर। ठीक है, अब बेसिकली इसके अंदर जो लेयर होती हैं वो 3 होती हैं, मैंने आपको 5 बताई, लेकिन जो पहली लेयर जो पोडोसाइट्स वाली लेयर वो अलग होती है, और दूसरी, तीसरी, चौथी ये मिलके बनाती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। और सबसे जो बाहर वाली होती है एंडोथेलियल लेयर, इसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, इनको बोलते हैं फेनिस्ट्री। अब इससे छन के जो भी ब्लड के अलावा जो बचता है प्लाज्मा वो इसके अंदर से फिल्टर हो जाता है। ठीक है, जो फिल्टर होता है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट, या इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। नेफ्रिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि नेफ्रॉन्स में होता है। अब ये होता क्या क्या है? ये होता है ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सोडियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन आयंस, विटामिन्स, हार्मोन्स, ड्रग्स, मतलब सोचिए कि जो कुछ सब कुछ बचता है वो सब इसमें से फिल्टर हो जाता है और आगे चला जाता है पीसीटी में। आफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल, इनके बीच में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। जो डायमीटर होता है वो आफरेंट का थोड़ा सा बड़ा होता है और इफरेंट का छोटा होता है। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्यों बना? क्योंकि आफरेंट का जो डायमीटर बड़ा, वहाँ से ब्लड का ज़्यादा सर्कुलेशन आया, और नेफ्रॉन्स जो अपने जो फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलस जो बना उससे जब बाहर निकलेगा तो उसका प्रेशर जो है वो रिड्यूस इसलिए हो जाएगा क्योंकि डायमीटर कम है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होता है जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन होता है। इस प्रेशर को बोलते हैं इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, EFP। तो ये होता है लगभग 10 mmHg, 10 mmHg। ठीक है, अब होता क्या है कि एक दिन में, एक मिनट में लगभग 1100 से लेके 1200 ml एक मिनट में यहाँ से प्लाज्मा फिल्टर होके पास होता है। ठीक, अब इसमें जो 55% जो रहता है वो प्लाज्मा रहता है, बाकी सब जो रहता है वो सेल रहती हैं। जो प्लाज्मा होता है वो जाता है 650 ml पर मिनट के हिसाब से फिल्टर होता है, और पूरे दिन में 180 लीटर, मैंने आपको पहले पुराने वीडियो में बताया था कि एक दिन में 180 ml फिल्ट्रेशन होता है यहाँ से, और जो आगे यूरिन बनाता है और बाकी सब एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये हुआ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब आता है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव क्यों कहा जाता है? सिलेक्टिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ की ज़रूरत होती है हमको उसको वापस लेना है, नहीं तो क्या होगा कि बॉडी के जितने भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी यूरिन में पास हो जाएंगी, तो फिर आपको क्या होगा? कोई जिंदा ही नहीं रह पाएगा। तो इसलिए इनको वापस लेना ज़रूरी होता है। तो अब यहाँ होता क्या है, अब यहाँ सबसे पहले आता है पीसीटी। पीसीटी में क्या होता है, क्या क्या चीज़ के अंदर फिल्टर होती हैं? सबसे पहले इसमें ग्लूकोज लगभग 180 ग्राम पर डे, एक दिन में 180 ग्राम जो होता है वो यहाँ से एब्जॉर्ब होके पेरी जो चारों तरफ जो कैपिलरीज होती हैं, पेरी ट्यूबुलर, तो उसमें चला जाता है। अच्छा, होता क्या है कि
पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और इन पीसीटी के बीच में यहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, जो कि एक मीडियम का, माध्यम का काम करता है। इससे क्या होता है कि कोई भी फिल्ट्रेशन जब फिल्टर होके इसमें से निकल के जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और वहाँ से फिर अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ये चला जाता है कैपिलरीज में। अब यहाँ से जाती क्या क्या चीज़ें हैं। सोडियम जाता है 630 ग्राम पर डे एक दिन में, ग्लूकोज जाता है 180 ग्राम पर डे, क्लोराइड जाता है, यूरिया जाता है लगभग 54 ग्राम पर डे, अमीनो एसिड जाते हैं, HCO3 जाते हैं, वाटर जाता है लगभग 180 लीटर पर डे। यहाँ पर इसका फिल्ट्रेशन हो जाता है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ रहती हैं जो आप ड्रग्स लेते हैं, जो भी दवाइयाँ जो भी लोग लेते हैं, और इसके अलावा पॉइजन्स, ऐसे पॉइजन्स जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, वो भी यहाँ से फिल्टर होके चले जाते हैं। अब सबसे पहले यहाँ देखना ये है कि जो पीसीटी की जो वॉल होती है, पीसीटी की जो वॉल होती है वो होती है क्यूबोइडल सेल्स की बनी हुई। इन क्यूबोइडल सेल में क्या होता है, आपको याद, मैंने जो डाइजेस्टिव सिस्टम बताया था, मैंने आपको उस समय बताया था कि वहाँ पर भी ब्रूश बॉर्डर्स होते हैं। ये ब्रूश बॉर्डर क्या करते हैं, ये एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ भी इनका काम यही होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये जो चीज़ें जो एब्जॉर्ब होती हैं, ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। क्यों? क्योंकि इन क्यूबोइडल सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, माइटोकॉन्ड्रियाज भी होते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एक्टिव प्रोसेस होती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया है, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ये जो एक्टिव प्रोसेस होती है, इसमें ऑस्मोसिस होती है। ऑस्मोसिस इज ए एक्टिव प्रोसेस। इसमें यहाँ से H2O या पानी यहाँ से फिल्टर होके चला गया। इसके बाद जो सोडियम होता है, सोडियम और ग्लूकोज, ये हमेशा दोनों एक साथ एब्जॉर्ब होते हैं। ये आपको याद होगा, शायद मैंने आपको डाइजेस्ट सिस्टम मैंने आपको बताया था, वहाँ भी को ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। तो जब को ट्रांसपोर्ट्स में क्या होता है कि अब सोडियम भी जाता है तो उसके साथ में ग्लूकोज को भी ले जाता है अपने साथ में। यहाँ भी सेम होता है, यहाँ भी एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ से एक्टिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, इसके साथ में ग्लूकोज, सोडियम एंड अमीनो एसिड्स, ये भी यहाँ से फिल्टर हो जाते हैं। ये कैसे होते हैं, ये भी एक्टिव एब्जॉर्प्शन से होते हैं। यहाँ भी ATP एनर्जी लगती है। अब इसके बाद क्या होता है, जो क्लोराइड्स होते हैं ये डिफ्यूज़न के द्वारा होते हैं, ठीक है। क्लोराइड और यूरिया ये दोनों पीसीटी से ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये डिफ्यूज़न के थ्रू होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे लूप ऑफ हेनले आता है। लूप ऑफ हेनले, इसमें भी दो लिम्ब होते हैं। एक असेंडिंग लिम्ब होता है नीचे की तरफ आता हुआ, और फिर यू बनाता हुआ एक डिसेंडिंग लिम्ब ऊपर की तरफ जाता है। अब यहाँ इसकी कलाकारी देखिए, ये जो इसका असेंडिंग लिम्ब है ये H2O के लिए परमेबल है, लेकिन डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो H2O के परमेबल नहीं है। ये सोडियम क्लोराइड के लिए रीएब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन पानी को ये परमेबल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जितना भी फिल्ट्रेशन होगा वो असेंडिंग लिम्ब में हो जाएगा पानी का, लेकिन डिसेंडिंग में पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ये परमेबल इसके लिए नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लूप ऑफ हेनले के अंदर जो इसकी डिज़ाइन है वो इस तरीके से बनी हुई है। अब हम आते हैं DCT की तरफ। यहाँ DCT में क्या होता है, पानी का एब्जॉर्प्शन हर लेवल पे होता है। पानी का एब्जॉर्प्शन DCT में भी होता है। DCT में क्या होता है, यहाँ पर एक मैकेनिज्म होती है, इसको बोलती है RAS, RAAS। इसको बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। यहाँ पर क्या होता है, ADH एक हार्मोन होता है वो कि छूटता है। ADH का काम होता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। तो इससे क्या होता है कि जो भी बचा हुआ पानी होता है, और इसके अलावा एक चीज़ और होती है, जितना शरीर के लिए ज़रूरत है उतना पानी यहाँ से ADH के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर ADH होता है, सीक्रेट होता है,
तो 99% पानी, कौन सा पानी, जो कि आपके यूरिन से पास हो रहा है और जिसको जितना भी पानी है उसका 99% वो पानी यहाँ पर रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। अब जो 1% बचेगा वो यूरिन में बना चला जाएगा। और अगर ADH नहीं है, अगर किसी वजह से नहीं छूटा, तो फिर 88%। यहाँ ये फ़र्क होता है कि ADH का, क्योंकि यहाँ पे 10%, यहाँ पे ADH का काम ये रहता है कि बचा हुआ पानी और ज़रूरत के हिसाब से पानी, मतलब शरीर को ज़रूरत है, जैसे सपोज़ करो 1 लीटर की, और अभी आपका 90 ml जो है 900 ml आपका फ़िल्टर हुआ है और 100 चाहिए, तो ADH क्या करेगा, ADH 100 उसमें से 100 निकाल के बाकी यूरिन में पास कर देगा। लेकिन अगर ADH नहीं छूटेगा तो एब्जॉर्प्शन की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी और आपका 88, कहने का मतलब 1 लीटर में से 880 ml पानी ही एब्जॉर्ब आपका हो पाएगा और बाकी का आपका वेस्ट हो जाएगा। तो ये फ़र्क होता है ADH का होने से और ना होने से। अब यहाँ पर DCT में क्या होगा, यहाँ पर H2O 99% हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा 99%, क्लोराइड हो जाएगा और ग्लूकोज हो जाएगा। इसके अलावा ग्लूकोज कितना होगा, ये भी 100% हो जाएगा। इसके अलावा यूरिया ये 44% आपका हो जाएगा, जितना भी है वो 44% आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, DCT के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है अर्ली DCT, मतलब जो DCT के पास वाली, ठीक है, ये जो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं, तो एक्टिव प्रोसेस इसके अंदर ज़्यादा होती है। और दूसरी होती है लेट DCT, ये दूर वाली होती है, जो कलेक्टिंग डक्ट के पास होती है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कम होंगे तो फिर एक्टिव प्रोसेस भी कम होगी, क्योंकि जितना फ़िल्टर होना होता है वो ना सब ऊपर हो जाता है ना, लेट में, अर्ली में हो जाता है, फिर बच्चों को बचता ही नहीं है, जो थोड़ा बहुत बचता है वो लेट में हो जाता है। अब इसके बाद में क्या होता है, इसके अलावा यहाँ पर जो पोटेशियम और हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो इस DCT में चले जाते हैं। इसलिए चले जाते हैं, इससे क्या होता है कि जो पोटेशियम और हाइड्रोजन आयंस अगर ज़्यादा हैं, सरप्लस में है, तो ही चले जाएंगे, नहीं तो नहीं है तो नहीं जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, इसके बाद आती है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है कि कलेक्टिंग डक्ट में यहाँ पर पानी जो होता है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है, जो भी बचता है। इसके अलावा सोडियम रीएब्जॉर्ब हो जाता है और क्लोराइड रीएब्जॉर्ब हो जाता है। फिर ये जो कलेक्टिंग डक्ट होती है ये पानी के लिए 100% परमेबल होती है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, मैं आपको डायग्राम में आपको अलग से बता दूंगा बाद में। यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने ध्यान दिया होगा कि जो DCT होती है उसका अटैचमेंट हमेशा अफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल के बीच में होता है। कहीं भी देख लेना आप लोग, डायग्राम में देख लेना, बुक में देख लेना, कहीं भी देख लेना कि इसका वहाँ पर ये बनाता है जक्टा ग्लोमेरुलस। मैंने आपको बताया था कि जक्टा ग्लोमेरुलस में जो डेंसा सेल्स होती हैं, मैक्यूला डेंसा वहाँ पर होता है, वो बनाते हैं, रेनिन को सीक्रेट करते हैं। रेनिन क्या करता है, रेनिन सोडियम का एब्जॉर्प्शन को कम या बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, अब ये बढ़ाने के लिए क्या करेगा, यहाँ पर जैसे आपका ब्लड प्रेशर कम है, कम का मतलब ये है कि आपको सोडियम की मात्रा आपके ब्लड में कम हो रही है, तो क्या होगा, फिल्ट्रेशन की जो रेट होगी वो भी कम होगी, प्रेशर कम हो जाएगा, और जो फिल्ट्रेशन आगे प्रॉपर होना चाहिए था जिस रेट में, क्योंकि ये प्रेशर फिल्ट्रेशन है ना, अगर प्रेशर नहीं होगा तो क्या होगा कि ये वहाँ पर रेनिन का सीक्रेशन शुरू कर देगा और इससे सोडियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। कहाँ पर, DCT में। तो कहने का मतलब ये है कि ये DCT की जो लास्ट में जो इसकी जो ब्रांच होती है वो हमेशा अफरेंट और इफरेंट आर्टियोल के बीच में जुड़ती है और वहाँ बनाती है जक्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए, आप लोग देखिए इस चीज़ को। अब इसके अलावा क्या होता है, जो लूप ऑफ हेनले होता है, इसमें जो होता है केवल पैसिव डिफ्यूज़न होता है। किसका होता है, पानी का, ठीक है। और जो PCT DCT में क्या होता है, यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सीक्रेशंस होते हैं, ठीक है।
क्योंकि मैंने आपको बताया ना यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह रहते हैं, तो यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। अब यहाँ पर तीसरा आता है ट्यूबुलर सीक्रेशन। तो ट्यूबुलर सीक्रेशन क्या होता है? ट्यूबुलर सीक्रेशन यहाँ पर होता है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। यहाँ पर इसका काम ये रहता है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर कि जो भी चीज़ बची है यहाँ से अगर कुछ छूट गई है, जो डीसीटी में छूट गई है, तो कलेक्टिंग डक्ट में एब्जॉर्ब हो जाए। अब इसमें होता क्या है? सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो सीक्रेट जो निकलता है वहाँ से यूरिया लगभग 30 ग्राम्स, इसमें से 50% रीएब्जॉर्ब हो जाता है और 50% यूरिन से पास हो जाता है। इसके अलावा कैल्शियम लगभग 0.2 ग्राम, फॉस्फेट 1.2 ग्राम, इसके अलावा पोटेशियम 2.2 ग्राम, फिर क्लोराइड 9 ग्राम, सोडियम 5 ग्राम 5 ग्राम, HCO3 ये होते हैं 0.1 ग्राम। इसके अलावा यूरिक एसिड, ये भी यूरिन से बाहर निकलना है यूरिन के थ्रू। इसके अलावा अमोनिया निकलना है, क्योंकि स्मेल जो आती है वो यूरिन के अंदर वो अमोनिया की आती है। और इसके अलावा निकलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट आइंस, इसको बोलते हैं HSO4, ये होते हैं लगभग 2.7 ग्राम्स। इसके अलावा अमीनो एसिड्स और क्रिएटिनिन, ये भी यूरिन से पास हो जाते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो ट्यूबुलर सीक्रेशन होते हैं यहाँ पर इन चीज़ों का वापस से एब्जॉर्प्शन होता है, और इसके अलावा जो ज़्यादा होते हैं उनको यूरिन में निकाल दिया जाता है। तो ये है टोटल पूरा फॉर्मेशन ऑफ यूरिन का जो डिस्क्रिप्टिव जो मैंने आपको समझाया है। अब इसके अंदर जो डायग्राम से मैं आपको और वीडियो में अभी इसी वीडियो में आपको बताता हूँ आगे, ठीक है। मैं आपको चार्ट के थ्रू ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए रीएब्जॉर्प्शन है, ठीक है, कहाँ से? पीसीटी से। तो रीएब्जॉर्प्शन में क्या होगा? एक्टिव और पैसिव पीसीटी में, ठीक है। यहाँ एक्टिव होगा, यहाँ पैसिव होगा एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन। तो किस किस चीज़ का हुआ एक्टिव में? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, HPO4, SO4, ये NO3, यूरेट, विटामिन्स, ये है आपका एसीटोएसीटेट, और ये है ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, ठीक। अब इसके बाद आते थे पैसिव। पैसिव में किस किस चीज़ का हुआ? क्लोराइड का हुआ, HCO3 का हुआ, इसके बाद फिर ये वाटर का हुआ और यूरिया का हुआ, ये पैसिव हुआ। अब है नॉट रीएब्जॉर्ब, ये एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, रीअब्जॉर्ब नहीं होते हैं। कौन से? इंसुलिन, क्रिएटिनिन, सुक्रोज, मैनिटॉल, ये रीएब्जॉर्ब नहीं होते हैं, ये यूरिन में निकल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन ड्रग्स है ना, इसका काम ही नहीं है। क्रिएटिन जो होता है वो जितना ज़रूरत है उतना रख देते हैं, बाकी यूरिन से निकल जाता है। अब इसके बाद आते हैं हेनलेस लूप में। अब हेनले लूप में जो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है किसका होता है हेनले लूप में? सोडियम का, पोटेशियम का, कैल्शियम का, और इसके अलावा पैसिव एब्जॉर्प्शन किसका होता है? क्लोराइड का, HCO3 का और H2O का। ये HCO का तो केवल होता है ओनली इन असेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग में नहीं होता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अब आता है DCT। DCT में क्या होता है? DCT में यहाँ पर एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है किसका? सोडियम का, पोटेशियम का, मैग्नीशियम का और वाटर का। और पैसिव में किसका होता है? क्लोराइड का, HCO3 का, H2O का। अब यहाँ पर देखिए ये है सीक्रेशन जो कलेक्टिंग डक्ट में होना है और DCT में होना है, वो है यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस का, H2O का, इसके अलावा पेनिसिलिन है, और ये सल्फोनामाइड्स ड्रग्स हैं, दवाइयाँ हैं, पेनिसिलिन दवाई है, ये भी सल्फोनामाइड दवाई है, और क्रिएटिनिन, इनका सीक्रेशन होके ये यूरिन से पास हो जाते हैं। तो ये डायग्राम में आपको ये समझ में आ जाएगा। मैं आपको इसके अंदर ये पूरा आपको बता देता हूँ। इसके अंदर ये इस तरह का ये डायग्राम है, ये चार्ट है, ठीक है। तो देखिए, ये देखिए पूरा
ये डायग्राम बनाया हुआ है। इसमें ये कॉर्टेक्स रीजन है, ये आउटर मेडुला है, ये इनर मेडुला है। इसमें डिवीज़न देखिए आप पीसीटी डीसीटी का, ये देखिए पीसीटी ऊपर है कॉर्टेक्स रीजन में है, डीसीटी ऊपर कॉर्टेक्स रीजन में, और लूप ऑफ हेनले यहाँ से नीचे से ऐसे गई। अब देखिए एब्जॉर्प्शन यहाँ क्या हो रहा है, पीसीटी में क्या हो रहा है, देखिए ये SCO3 का हो रहा है, यहाँ सोडियम क्लोराइड का हो रहा है, हाइड्रोजन आयंस इसके अंदर जा रही है, हाइड्रोजन इसमें से वाटर निकल रहा है, न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बताए थे इसमें से निकलते हैं, और ये इसके अंदर अमोनिया इसके अंदर जाता है, पोटेशियम निकलता है। फिर ये देखिए यहाँ नीचे आया, यहाँ ये वाटर निकल रहा है, रीअब्जॉर्ब हो रहा है, देखिए देखिए ये असेंडिंग लूप में आपको मैंने बताया था आपको वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ केवल सोडियम क्लोराइड हो रहा है, क्योंकि ये जो है ना ये इसके लिए परमेबल नहीं है। कौन सी असेंडिंग जो लिम्ब है ये वाटर के लिए परमेबल है, लेकिन डिसेंडिंग यहाँ नहीं है। तो देखिए यहाँ पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, यहाँ केवल सोडियम क्लोराइड का हो रहा है। अब ये ऊपर आएँ तो यहाँ देखिए डीसीटी में यहाँ फिर से सोडियम क्लोराइड का हो रहा है, वाटर का हो रहा है, बाइकार्बोनेट्स का हो रहा है। बाइकार्बोनेट्स का एक्चुअली तब होता है जब ये ब्लड एसिडिक होता है, तब होता है, अदरवाइज़ इसका कम होता है। पोटेशियम है, हाइड्रोजन है। फिर इसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट में आते हैं तो यहाँ देखिए सोडियम क्लोराइड का हो रहा है कलेक्टिंग डक्ट में। इसके बाद यूरिया का मैंने आपको बताया था, यूरिया का हो रहा है, और हाइड्रोजन वाटर यहाँ हो रहा है। तो ये कलेक्टिंग डक्ट में यहाँ पर ये सिंपल डायग्राम में आपको समझाया है किस किस चीज़ का रीअब्जॉर्प्शन होता है, किसका एब्जॉर्प्शन होता है, और किसका सीक्रेशन होता है। तो सीक्रेशन एक्चुअली जो बताया था वो केवल सीक्रेशन होता है ADH का, जिसकी वजह से जो रहा सा जो वाटर है वो भी रीअब्जॉर्ब हो जाए, इसलिए इसको कहा जाता है सीक्रेशन। तो 3 फेज हो गए इसके अंदर, एक हुआ अल्ट्राफिल्ट्रेशन, फिर इसके बाद हुआ रीअब्जॉर्प्शन, और उसके बाद हुआ सीक्रेशन। तो ये टोटल 3 पार्ट होते हैं इसके, और तीनों को अलग अलग इस तरह से बताया गया है। और देखिए यहाँ पे इसको देखिए, ये देखिए और देख लीजिए ये फिल्ट्रेट में क्या हुआ, कहाँ पर जो बचा, जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट मैंने आपको बताया था उसमें क्या क्या बचा, H2O, सॉल्ट्स, SCO3, हाइड्रोजन आयंस, यूरिया, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स मैंने आपको बताया। इसके बाद कुछ ड्रग्स होती हैं वो रहती हैं इसके अंदर, है ना। और यहाँ देखिए ये उन्होंने यहाँ पर डिमार्केट किया है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। इसी तरीके से यहाँ पर ये है, यहाँ पर बताया गया है, ये देखिए रेड कलर से जो हो रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और ये देखिए यहाँ पर हो रहा है, और ये जो पर्पल कलर से हो रहा है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ऐसा हर जगह दिखाया गया है। तो ये इस तरीके से इसके अंदर इस वीडियो में क्लियर किया गया है।